आज फिक्र की शुरुआत लेकिन उस ग्लोबल खबर के साथ करते हैं जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में घर घर में हो रही है। एक है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। इनकी दोस्ती, इनका याराना पिछले 10 महीने से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। जब भी ट्रंप कहीं जाते थे हमेशा इलॉन मस्क की ही बात करते थे। यहां तक कि व्हाइट हाउस में कोई भी आता था तो ट्रंप पहले उसे इलॉन से मिलवाते थे। लेकिन अब इसके बीच ऐसी दुश्मनी हो गई है जो ग्लोबल हेडलाइन बन गई है। ट्रंप और मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव के वक्त दोस्ती की कस्में खाई थी। यहां तक कि इलॉन मस्क अपने घर से ज्यादा ट्रंप के रिजॉर्ट में समय बिताने लगे थे। ट्रंप ये कहते थे कि इलॉन मस्क के बिना उनकी फैमिली पिक्चर पूरी नहीं होगी। लेकिन अब बिग ब्यूटीफुल बिल ट्रंप और मस्क की दोस्ती खत्म होने का कारण बन गया है। अमेरिका में जनता ये कह रही है कि इस बिल ने बुलडोजर की तरह इन दोनों की दोस्ती को कुचल दिया। वैसे तो ट्रंप और मस्क में खटपट तभी शुरू हो गई थी जब यह बिल 22 मई को पास हुआ था। लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि इलॉन मस्क ने अपना आपा खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह अपने ओवल ऑफिस में बैठकर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तब वो अचानक बिग ब्यूटीफुल बिल के बारे में बात करने लगे और मस्क उन्हें x.com पर जवाब देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्क को बिल के बारे में सब कुछ पता था। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया, ये सरासर झूठ है। ट्रंप ने कहा कि पहले इस बिल से इलॉन को कोई दिक्कत नहीं थी। इस पर मस्क ने कहा कि उन्हें ये बिल कभी दिखाया ही नहीं गया। ट्रंप ने कहा कि इलॉन तब परेशान हुए जब हमने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को कम करने की तैयारी शुरू की। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि ट्रंप ने बिल को आधी रात में पास कराया जिससे कांग्रेस का कोई सदस्य उसे पढ़ ना सके। यहां से इस झगड़े की शुरुआत हुई। आप फिक्र की इस रील में ट्रंप और मस्क की फाइट का पहला वीडियो सबूत देखिए। पहले व्हाइट हाउस से ट्रंप ने मस्क को छेड़ा। इसके बाद इलॉन मस्क एक शिकारी की तरह ट्रंप पर टूट पड़े। जिस तरह एक बोझिल रिश्ते का दुखद अंत होता है, ठीक उसी तरह ट्रंप और मस्क ने एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जिस तरह एक कड़वे रिश्ते के खत्म होने के बाद बदला लेने की भावना जन्म लेती है, ठीक उसी तरह मस्क और ट्रंप ने एक दूसरे पर निजी हमले किए। ये भी देख लीजिए। इलॉन मस्क ने कहा, मेरे बिना ट्रंप अमेरिकी चुनाव हार जाते। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि इलॉन को झेलना मुश्किल हो रहा था। मस्क ने कहा कि मैं मदद नहीं करता तो व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स बैठे होते। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने मस्क को डॉज से जाने के लिए कहा था। मस्क ने कहा कि सेनेट में डेमोक्रेट्स 51 सीट पर होते जबकि रिपब्लिकन्स की संख्या सिर्फ 49 होती। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इलॉन के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म कर देंगे। इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप एहसान फरामोश हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि इलॉन पूरी तरह से पागल हो गए हैं। ओवल ऑफिस में जब ट्रंप ने मस्क को छेड़ा उसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को हथियार बना लिया और ट्रंप पर निजी हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद ट्रंप ने भी कहां रुकने वाले थे। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट करके मस्क पर अटैक किए। अब ये पूरी बात ऑफिशियल हो चुकी है कि ट्रंप और मस्क का रोमांस खत्म हो चुका है और उनका ब्रेकअप शुरू हो गया है। इस ब्रेकअप के बाद ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क इंतकाम की आग में जल रहे हैं। वो लगातार ट्रंप पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो इलॉन ने किया वो किसी ने सोचा तक नहीं था। पहले आप देखिए मस्क ने एक्स पर क्या लिखा, फिर वो वीडियो दिखाएंगे जो ट्रंप को शर्मिंदा कर सकता है। ट्रंप ने लिखा, अब एक बड़े सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है। यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आपका दिन शुभ हो। इसके बाद मस्क ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा कि इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर लें, सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही मस्क ने वीडियो पोस्ट कर दिया। ये वीडियो वर्ष 1992 का है। इसमें ट्रंप जिस व्यक्ति के साथ मिलते और पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन है। इस वीडियो में ट्रंप एप्स्टीन से हंसते हुए मिल रहे हैं, लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए एप्स्टीन के कान में कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। इस मामले की परतें उस वक्त और खुली जब वर्जीनिया गिफ्रे नाम की महिला ने सामने आकर कई जानकारियां दी। वर्जीनिया ने यह भी कहा था कि वो एप्स्टीन के जरिए ट्रंप से कई बार मिली थी। एप्स्टीन को वेश्यावृत्ति और नाबालिग को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया। 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
जिस वक्त उसकी मौत हुई ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चौंकाने वाली बात यह है कि 2019 में ही वर्जीनिया गिफ्रे ने भी सुसाइड कर लिया था और मस्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब ट्रंप पर बड़ा बम फोड़ने का वक्त आ गया है। ट्रंप के चरित्र पर यह बहुत निजी हमला था। ट्रंप और मस्क की फाइट इतनी बढ़ गई कि व्हाइट हाउस को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ गई। ट्रंप और मस्क के बीच फाइट वाला जो ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसका असर अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम पर भी पड़ सकता है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर दोनों तरफ से धमकी दी गई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि दोनों की लड़ाई से ट्रंप और मस्क के रिश्ते की क्रैश लैंडिंग हो गई है और अब इलॉन मस्क अपनी कंपनी स्पेसएक्स के जरिए चलाए जाने वाले स्पेस प्रोग्राम को भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब देखिए कि ट्रंप और मस्क में स्पेसक्राफ्ट वाली फाइट कैसे हुई। ट्रंप ने कहा कि हम मस्क के सभी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। इस पर मस्क ने जवाब दिया कि स्पेसएक्स अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद कर देगा। ट्रंप ने कहा कि मस्क सरकारी मदद से खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस पर इलॉन मस्क ने जवाब दिया कि स्पेसएक्स पर राजनीति के रहमो करम पर नहीं चलता। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका का ऐसा यान है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने और वापस लाने में सक्षम है। ये 2020 से नासा की सेवा में है और इसके तहत स्पेसएक्स को करीब $5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। कुछ दिनों पहले इलॉन मस्क का रॉकेट ही कई महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को वापस पृथ्वी पर सुरक्षित लाया था। लेकिन अगर मस्क धमकी दे रहे हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर भी है। अमेरिकी मीडिया टाइकून और व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी स्टीव बैनन ने ट्रंप को सुझाव दिया है कि वो इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर कब्जा कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रंप को डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट का इस्तेमाल करते हुए मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर कब्जा करना चाहिए। मस्क के इमिग्रेशन स्टेटस की जांच कर उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर देना चाहिए। वैसे आपको ये बताना जरूरी है कि डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट कोरियाई युद्ध के काल का कानून है, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को निजी कंपनियों पर कंट्रोल करने का अधिकार मिल जाता है। फिलहाल इस खबर में अपडेट यह है कि मस्क ने कहा है कि वो अभी स्पेसएक्स और ड्रैगन प्रोग्राम को बंद करने का फैसला नहीं ले रहे हैं। इस पर बाद में विचार किया जाएगा। वैसे इलॉन मस्क ने कल एक ऐसी पोस्ट की थी जिससे अमेरिका की राजनीति में उथल पुथल मच सकती है। सत्ता की चाहत किसे नहीं होती। क्या इलॉन मस्क अपने मन ही मन में व्हाइट हाउस की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं? क्या 130 दिन तक सरकार में रहने के बाद इलॉन मस्क ओवल ऑफिस में अपने दफ्तर का सपना देख रहे हैं? क्या इलॉन मस्क अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? कल रात में इलॉन मस्क ने पोल किया था। इस पोस्ट में मस्क ने पूछा था कि क्या अब समय आ गया है जब अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए जो असल में अमेरिका की 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करे। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि उनसे झगड़े का साइड इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि मस्क नई राजनीतिक पार्टी के गठन की बात करने लगेंगे। मस्क ने इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी पोस्ट किया। एक्स पर किए जाने वाले किसी भी पोल की समय सीमा 24 घंटे की होती है। देखिए 20 घंटे में इसे कितने लोगों ने लाइक और शेयर किया है। मस्क ने पूछा, क्या अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने का समय आ गया है? इस पर 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 20% लोगों ने ना कहा। इस वोटिंग में 52 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि 20 घंटे में 6 करोड़ 25 लाख लोगों ने इस पोस्ट को देखा। एक्स प्लेटफॉर्म इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हथियार है। इससे वो चंद घंटों में ही अमेरिका का पूरा नैरेटिव बदल सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन में सीज फायर करवा देंगे, इजराइल हमास की लड़ाई रोक देंगे। लेकिन आज एक सीज फायर की चर्चा और हो रही है और वो है इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीज फायर। दोनों की लड़ाई इतना बढ़ गई है कि अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि आज इलॉन मस्क और ट्रंप में बात होगी। माना जा रहा है कि दोनों के बीच मुद्दों को सुलझाने पर बात होगी, गिले शिकवे मिटाने पर बात होगी और ये तय किया जाएगा कि अब दोनों को सीज फायर कर लेना चाहिए। अब आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। एक ही दिन में उन्हें कई लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मस्क ने ट्रंप से दुश्मनी मोल लेकर एक दिन में जितना पैसा गंवाया उतना तो पाकिस्तान के पूरे साल का बजट भी नहीं है। अपने स्क्रीन पर इस वक्त आप जो 2 आंकड़े देख रहे हैं उनमें से एक है मस्क को एक दिन में हुआ नुकसान और दूसरा है पाकिस्तान का कुल बजट।
ब्लूमबर्ग बिलियनर्स के मुताबिक ट्रंप से भिड़ने के बाद इलॉन मस्क को $33.9 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पाकिस्तान सरकार जो बजट रख रही है वो $15.9 बिलियन का है। अगर मस्क के नुकसान की रकम को पाकिस्तान के रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये हो जाती है 9,56,000 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तान का कुल बजट है 4,48,000 करोड़ रुपए, यानी मस्क को हुए नुकसान का ठीक आधा। तो सरल शब्दों में कहें तो मस्क ने एक दिन में जितना गंवा दिया उससे आधे पैसों में शहबाज शरीफ पूरे साल अपने देश को चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। वैसे इतने बड़े नुकसान के बावजूद इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलॉन मस्क के पास कितनी संपत्ति है। इतने बड़े नुकसान के बाद भी मस्क के लिए आज का दिन एक अच्छी खबर लेकर आया। इलॉन मस्क की कंपनी को स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भारत में ऑपरेट करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट का लाइसेंस मिल गया है। कंपनी अब भारत में बुकिंग ले सकती है। इसके साथ ही उसे ट्रायल स्पेक्ट्रम भी मिलेगा। कंपनी को सेवाएं देने के लिए 1 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। भारत में इलॉन की कंपनी की सेवाएं 1,000 रुपए से शुरू हो सकती हैं। स्टारलिंक तीसरी कंपनी है जिसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। स्टारलिंक 2022 से इसकी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षा की चिंताओं की वजह से लाइसेंस मिलने में देरी हुई। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। स्टारलिंक से गांवों और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट आसानी से पहुंच सकेगा। अब उस वीडियो की चर्चा जिसमें पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है, आतंकवाद को विकास वाला जवाब है। पहलगाम अटैक के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का कुछ इस अंदाज में उद्घाटन किया। आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए पीएम मोदी ने अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है, जिसे तमाम विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को खत्म करते हुए आज भारत ने पार कर लिया। इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल लग गए। इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान में तनाव है, पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, तो हिंदुस्तान ने विकास वाले ब्रिज से उसे मात दे दी। कश्मीर में तरक्की और तिरंगा वाला सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर आज आतंकवाद प्रेमी हाफिज और मसूद के पालक और संरक्षक पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी। चिनाब ब्रिज के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने आज अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी की तस्वीर है। शिवालिक और पीर पंजाल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा भी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। ये भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज इसका एक अहम हिस्सा है। जब भी ऊंचाई का जिक्र होता है तो आपके मन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफिल टावर का नाम आता होगा, लेकिन अब आपके मन में यकीनन चिनाब ब्रिज का नाम आएगा, क्योंकि ये आईफिल टावर से ऊंचा है। इस ब्रिज से सफर किसी सपने के साकार होने जैसा है। चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि फ्रांस का आईफिल टावर 300 मीटर ऊंचा है। मतलब चिनाब ब्रिज आईफिल टावर से भी 59 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची है। अब चिनाब ब्रिज का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चिनाब ब्रिज की अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजादी के 77 साल के बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता है। जम्मू से घाटी जाने तक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अब ये मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा कर पाएंगे। कटरा से श्रीनगर का सफर चिनाब ब्रिज से होगा। सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। सोचिए, 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे तक लग जाते हैं।
अब चिनाब ब्रिज बनने के बाद ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर बना ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब मॉडल है। इसके उद्घाटन के बाद पीएम ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, कश्मीरियत, आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ पाकिस्तान पर प्रहार किया। ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद का जवाब एक्शन से भी देना जानता है और विकास से भी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और पाकिस्तान ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर कयामत बरसा दी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में मंदिर, मस्जिद पर हमला किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज 6 जून है। संयोग से ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कैसी है? जब आप यात्रा करेंगे तो सफर कैसा रहेगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम आज वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंची, वहां लोगों से बात की और ये जाना कि ये सफर कैसा होगा। आप खुद देखिए। हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की वंदे भारत को कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे वजह है। टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में पूरी की पूरी वादी बर्फ से फट जाती है और उस स्थिति में भी ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए इस वंदे भारत को स्पेशल बनाया गया है। जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके जो विंडशील्ड को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि बर्फ उस पे अटके ना। इस वंदे भारत को सिलिकॉन कोटिंग किया गया है। उसका फायदा क्या है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो उसको जमने नहीं देगी। मोस्ट एंटीसिपेटेड प्लान था, जो 2 कटे हुए भाग है उनको जोड़ने का, और मोदी जी का जो प्रयास रहा है जोड़ने का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है।
आइकॉनिक जर्नी है ये बिल्कुल। हाँ। जम्मू से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, दिल्ली से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, पूरा JNK कनेक्ट हो गया है। इससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो सोचा है ड्रीम ये पूरा हो पाएगा। बहुत सर हिस्टोरिक मोमेंट है, और सर ये एक नेशनल माइलस्टोन है सर। बहुत सालों का सपना सर हमारा पूरा हो रहा है। कश्मीर से सर कन्याकुमारी तक पूरी कनेक्टिविटी होगी, और वो भी ऑल वेदर। स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो फ़्लाइट का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो श्रीनगर विज़िट करें, और टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मुझे लगता है हमारी इकनॉमी भी और ग्रो होगी। 80 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से इस पूरे ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अभी आप देखिए जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जब आप चनाब ब्रिज को पार कर रहे थे तो 80 से 100 के बीच में स्पीड था। यह स्पीड बताता है कि इंजीनियरिंग कितना बेहतरीन नमूना यहाँ पे हमें देखने को मिला है। जिस वक्त पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की तारीफ की। ये कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ, और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अगर कहें कि चिनाब ब्रिज मोदी सरकार की रेल क्रांति का एक हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। पीएम ने चिनाब ब्रिज के साथ अंजी खड्ड पर बना भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले के कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। थोड़ा पीछे जाएं तो रामेश्वरम तक पहुंच आसान बनाने के लिए पुराने ब्रिज के स्थान पर नया पंबन रेल ब्रिज बनाया गया है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पंबन ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनों के सिग्नल को हवा की स्पीड से जोड़ा गया है। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज हवाएं चलती हैं तो सिग्नल अपने आप रेड हो जाता है और इस ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही रुक जाती है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समुद्री जहाजों को रास्ता देने के लिए इसे बीच से उठाया जा सकता है। इसके लिए 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन बनाया गया है। पहले के ब्रिज में इसे उठाने में लगभग 1 घंटा लगता था। नए ब्रिज में इसे 5 मिनट में उठा दिया जाता है और ऐसा करने के लिए मैन पावर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में थे तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार में थे। एक दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने के एजेंडे में 2 बातें स्पष्ट दिखी। पहला, उन्होंने सीजफायर के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा, सरेंडर करने का आरोप लगाया। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया कि बीजेपी असली जाति जनगणना कभी नहीं कराएगी। राहुल गांधी ने ये बातें राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले राहुल गांधी माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के गांव गहलोर पहुंचे। यहां उन्होंने दशरथ मांझी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी से मुलाकात की। भागीरथ मांझी का हाथ पकड़कर राहुल गांधी चलते हुए दिखे, उनके पास बैठे और कुछ देर तक बातें भी की। राहुल गांधी ने गया जी में एक रिजॉर्ट में महिलाओं से संवाद भी किया। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है और पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी बिहार में काफी सक्रिय हैं। बीजेपी भी उन पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे।
नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। राहुल गांधी भारत के सेना के शौर्य का विरोध कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत के सेना का नाक कटवाने का काम किया। इनकी जुबान पाकिस्तान की तरह जुबान खुलती है। आप गलत फहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना, ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा। राहुल गांधी कांग्रेस को लालू यादव की पार्टी का झंडा उठाने वाला बनाकर रखे हैं बिहार में पिछले 30 वर्षों से, और आने वाले समय में भी ये लोग लालू जी और उनके बच्चे का झंडा ही उठाएंगे। ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रूस यूक्रेन वॉर जोन से फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीरें और खबरें भी देखिए। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके रूस के 41 बॉम्बर्स नष्ट किए थे। यूक्रेन ने महीनों की प्लानिंग के बाद कर्च ब्रिज को 3 दिन पहले फिर से उड़ा दिया था। पुतिन इन 2 बड़े हमलों से इस कदर क्रोधित थे कि उन्होंने यूक्रेन से बदला लेने की ठान ली थी। उन्होंने कल ही बदला लेने की मंशा के बारे में ट्रंप को फोन पर बताया भी था। और अब देखिए, रूसी आर्मी के प्रकोप से पूरा यूक्रेन दहल उठा है। रूस ने आधी रात यूक्रेन पर 407 ड्रोन से अटैक किया। 70 से अधिक मिसाइलें दागकर पूरे यूक्रेन में दहशत का बवंडर ला दिया। इस दौरान क्या कुछ हुआ, यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा, जवाब में यूक्रेन ने क्या कदम उठाए, इन सभी सवालों के जवाब आप हमारी इस वॉर रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भड़की रूसी सेना ने ताजा हमले में यूक्रेन के 12 शहरों को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया। 8 बम वर्षक विमानों के जरिए रूस ने आधे यूक्रेन में कैलिबर, इस्कंदर, क्रूज, KH-101 और KH-31 मिसाइलें लॉन्च करके तबाही ला दी। रूस के इन हमलों में कीव से लेकर खार्किव तक और सूमी से लेकर ओडेसा तक दहशत का मंजर दिखा। रूस ने इस्कंदर मिसाइल लॉन्च करके कीव में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। कीव में ही रूसी हमलों से एक पावर ग्रिड, एक ऑयल डिपो और एक थर्मल पावर प्लांट को ध्वस्त कर दिया। रूसी बमबारी से कीव में रेलवे और मेट्रो स्टेशन भी तबाह हो गए। लोतिस्क में फाइटर जेट का इंजन बनाने वाली हथियार फैक्ट्री को बर्बाद कर दिया। वहां पर रूस ने यूक्रेनी सेना के रडार स्टेशन को भी भस्म कर दिया। तेर्नोपिल में यूक्रेन का ऑयल डिपो नष्ट कर दिया। निप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। खमेलनेत्स्की में यूक्रेन का एयरबेस धुआं धुआं हो गया। खार्किव में रूसी हमलों से कई रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान हुआ। रूस के इस भयानक अटैक में जान माल का नुकसान हुआ। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भीषण हमलों के कारण कीव समेत यूक्रेन के 8 शहरों में ब्लैकआउट हो गया। यूक्रेन ने रूस के इन हमलों का जवाब एक बार फिर से ड्रोन अटैक करके दिया। यूक्रेन ने एक ही रात में रूस के 3 एयर बेस को टारगेट किया। रूस के सबसे संवेदनशील एंगेल्स 2 बेस पर धमाके सुनाई दिए। एंगेल्स के अलावा ब्रियांस्क एयरपोर्ट और रयाजान के दियाघिलेवो एयरबेस पर भी हमला किया। यूक्रेन क्रीमिया पर दोबारा हमले करने में कामयाब रहा। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया के 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने क्रीमिया में खतरनाक नेपच्यून मिसाइल से अटैक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
रूस यूक्रेन में 3 वर्ष से छिड़ी जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर है। यूक्रेन से खबर यह है कि वो रूस पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब से भी ज्यादा भयानक अटैक करने की योजना बना रहा है। रूस से खबर यह है कि रूसी सेना पूरे यूक्रेन में हवाई हमलों की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकती है। रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों का प्रयोग भी कर सकता है। इस बीच ब्रिटेन में तैनात रूसी राजदूत आंद्रे केलिन ने महायुद्ध की घंटी बजा दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस सब के बीच इस युद्ध पर ट्रंप का एक बयान भी बहुत वायरल है। रूस यूक्रेन में बढ़ते तनाव पर कल जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों देश आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। मतलब कल तक जो ट्रंप इस युद्ध में सीज फायर करवाने की गारंटी दे रहे थे, वो ऐसे बयान देकर जिम्मेदारी से पीछे हटने के संकेत दे रहे हैं। तो इंतजार कीजिए युद्ध के और विनाशक होने का, क्योंकि अब इस पॉइंट से युद्ध में शांति का रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिक्र में अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां आरसीबी के जश्न में मची भगदड़ पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। क्रिकेट की जीत के जश्न में हादसा हुआ तो राज्य सरकार ने पब्लिक के बड़े अधिकारियों की विकेट गिरा दी। इससे पहले कि कर्नाटक सरकार और ज्यादा सख्ती दिखाती, पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां करके एक्शन में आने का सिग्नल दे दिया। लोगों के गुस्से और कोर्ट की सुनवाई के बाद आरसीबी भगदड़ केस में 2 स्तर पर एक्शन हुआ है। पहला एक्शन राज्य सरकार ने लिया और दूसरा एक्शन पुलिस ले रही है। राज्य सरकार ने घटना में एक आयोग का गठन करते हुए घटना के न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि कर्नाटक पुलिस ने आरसीबी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। कल शाम कर्नाटक सरकार ने पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत 8 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया था, जबकि आज पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। वहीं राज्य सरकार ने कमिश्नर समेत एडिशनल पुलिस कमिश्नर, कब्बन पार्क थाना प्रभारी, एसीपी, डीसीपी सेंट्रल डिवीजन, केएससीए प्रभारी, स्टेशन हाउस मास्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इन सब को निलंबित कर दिया। और इधर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के 3 अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगदड़ की स्क्रिप्ट के 2 किरदार अब भी लापता है। केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने का दावा कर रही है। लेकिन केएससीए ने भी जवाबी चाल चल दी है। वो एफआईआर रद्द कराने की याचिका लेकर सीधा हाईकोर्ट पहुंच गया है। सिस्टम की नाकामी से शुरू हुआ ये मामला अब जिम्मेदारी की तलाश तक पहुंच चुका है और जिन्हें व्यवस्था संभालनी थी, अब वो सिस्टम के कटघरे में है। Retired High Court Judge of Karnataka, Justice Michael Kuna, and told the Commission to give the report in 30 days. And I also instructed DGP of the state and DGP and IGP of the state to arrest immediately RCB representative, DNA event managers, and the person representing KSCA, Karnataka State Cricket Association. I don't want to comment on anything. We have discussed in detail. Honorable Chief Minister has explained to you everything. Let the law will take its own course. What the government had taken the action against the police people, that is 100% correct. In future, it should not be happen like this. This is a lesson for the others. Because of the insistence of the Chief Minister, permission was given for for victory parade. So, responsibility lies on Chief Minister. He should own the responsibility and give the resignation. और अब वो खबर जो आपके लिए राहत लेकर आई है। अगर आपने होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन ले रखा है तो आरबीआई का ये फैसला सीधा आपके बजट को प्रभावित करेगा। रिजर्व बैंक फैसला सुना चुका है और इस निर्णय के बाद बैंकों की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। यानी इस खबर में आपकी जेब के लिए उम्मीद है।
आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.50% की बड़ी कटौती की है। इस साल लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है जब आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है। इसी वजह से लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, जिससे ईएमआई चुकाने का बोझ कम हो सकता है। आरबीआई ने फरवरी में 0.25%, अप्रैल में 0.25% कटौती के बाद जून में सीधे 0.50% की कटौती कर दी। यानी इस 6 महीनों में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा चुकी है। अब रेपो रेट 5.50% पर आ गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जाहिर है, जब बैंकों को कम ब्याज देना होगा तो वो कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत दे सकते हैं। इसीलिए रेपो रेट में कटौती के बाद ये माना जा रहा है कि होम लोन या ऑटो लोन सस्ता हो सकता है। आपकी ईएमआई कम होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी जेब के लिए ये राहत की बात है, लेकिन ये राहत कितनी हो सकती है, इसे एक कैलकुलेशन से आइए समझते हैं। मान लीजिए 20 लाख का लोन आपने 20 साल के लिए 9% ब्याज पर लिया था, तो ईएमआई 17,995 होगी। अब 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद यही रकम 17,356 हो जाएगी, यानी 639 रुपए हर महीने आपको फायदा हो सकता है। अगर किसी ने 30 लाख रुपए का होम लोन 8.5% के ब्याज पर 20 साल के लिए लिया था, तो उसकी मंथली किश्त 26,035 होगी। नए रेपो रेट के आधार पर अगर ब्याज 8% हो गया तो आपकी मंथली किश्त 25,093 बनेगी, यानी 942 रुपए हर महीने कम होंगे। अगर होम लोन की रकम 50 लाख रुपए है और 30 साल के लिए लिया गया है लोन, तो मान लीजिए अभी आप 9% ब्याज दे रहे हैं, तो आपकी ईएमआई 40,231 रुपए होगी। नए रेपो रेट के हिसाब से अगर बैंकों ने ब्याज कम किया तो ईएमआई घटकर 38,446 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने आपको 1,785 रुपए का फायदा हो सकता है। हालांकि ये फायदा आपको कब से मिलना शुरू होगा, इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। लोन पर ब्याज दर कम करने का फैसला बैंक अपने हिसाब से करते हैं। रेपो रेट में कटौती आमतौर पर तभी की जाती है जब महंगाई दर नियंत्रण में हो। आज रेपो रेट में कटौती का ऐलान करते हुए भी आरबीआई गवर्नर ने महंगाई का जिक्र किया। The Monetary Policy Committee met on the 4th, 5th and 6th of June, that is today, to deliberate and decide on the policy repo rate. And after a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the economic outlook ahead, the MPC decided to reduce, which is widely expected, the policy repo rate under the liquidity adjustment facility by 50 basis points to 5.5%. वैसे आपको बता दें, रेपो रेट में कटौती से जहां ईएमआई घटने की संभावना है, तो ये भी मुमकिन है कि फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खाते में जमा रकम पर ब्याज कम हो जाए। फिक्र में अब एक चिंताजनक खबर जिसमें शहरों के धंसने की बात है। इस खबर पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि भारत के 3 शहर लगातार धंस रहे हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी NTU ने एक स्टडी की है जिसमें दुनिया के 58 शहरों के धंसने की बात कही गई है। इसमें पहले नंबर पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इस लिस्ट में भारत के 3 शहर भी शामिल हैं, जिनके नाम हैं चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता। इस स्टडी में ऐसा दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण इन शहरों के धीरे धीरे धंसने की आशंका है। इस स्टडी के मुताबिक 2014 से 2020 के बीच कोलकाता के कुछ हिस्सों में औसतन प्रतिवर्ष 0.01 सेंटीमीटर से 2.8 सेंटीमीटर तक जमीन धंसी है। एक अनुमान के मुताबिक इन धंसते हुए क्षेत्रों में 90 लाख लोग रहते हैं। कोलकाता में भूमि धंसने का कारण भूजल का अत्यधिक दोहन करना है। कोलकाता में जिन क्षेत्रों में जमीन धंस रही है, वहां भूकंप और बाढ़ का खतरा अधिक है। चेन्नई के बारे में स्टडी में दावा किया गया है कि 2014 से 2020 के बीच शहर के कुछ हिस्सों में जमीन हर साल 0.01 सेंटीमीटर से 3.7 सेंटीमीटर तक धंसी है। एक अनुमान के मुताबिक धंसते हुए क्षेत्रों में 14 लाख लोग रहते हैं। चेन्नई के उन क्षेत्रों में तेजी से भूमि धंस रही है जहां की कृषि, औद्योगिक और घरेलू गतिविधियों के लिए भारी मात्रा में भूजल का दोहन किया गया है।
अहमदाबाद की अगर बात करें तो 2014 से 2020 के बीच अहमदाबाद के कुछ हिस्सों में जमीन औसतन प्रतिवर्ष 0.01 सेंटीमीटर से 5.1 सेंटीमीटर तक धंसी है। एक अनुमान यह है कि इस धंसते हुए क्षेत्रों में 51 लाख लोग रहते हैं। स्टडी में दावा किया गया कि भूजल की ज्यादा निकाली और समुद्र का बढ़ता स्तर और अधिक बारिश होना धंसने का बड़ा कारण है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो भविष्य में शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मुहिम के दौरान वॉशिंगटन डीसी में एक अनोखा और भावुक पल देखने को मिला। चर्चा के केंद्र में फिर शशि थरूर ही हैं। पाकिस्तान को एक्सपोज करने की वजह से वो रोज सुर्खियों में हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शशि थरूर का सामना इस बार अपने बेटे ईशान थरूर से हो गया। ईशान पेशे से पत्रकार हैं। वो सवाल पूछने के लिए खड़े हुए तो शशि थरूर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा बेटा है। इसके बाद ईशान ने अपने मीडिया संस्थान का नाम लेकर परिचय दिया और फिर एक कठिन सवाल पूछा। पिता पुत्र के बीच की ये प्रश्नोत्तरी वायरल है।